दोस्तों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी टिप्पणियां आजकल हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या हमारे बार काउंसिल के मेंबर हों या प्रेसिडेंट हों या हमारे वकील भाई हों। काफ़ी लोगों ने इस पे चर्चा करी है और इस पे काफ़ी बयान, उनके काफ़ी स्टेटमेंट्स उसके ऊपर आए हैं। निसंदेह जो परसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट का जनता के लिए, उसमें बहुत ही एक गलत मैसेज वो जनता में गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को एक बट्टा जरूर लगा है और उसका पहला कारण है कि अभी ये जो देखा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा, जिनके घर पे कोई कहता है कि 15 करोड़, कोई कहता है कि 50 करोड़, उससे भी ज़्यादा, जिस तरीके से वहाँ पे नोटों में आग लग रही थी, इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उनका ट्रांसफ़र वो यूपी के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया और किस तरीके से अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसमें ना तो कोई एफआईआर हुई है, ना कोई पुलिस के स्टेटमेंट और एविडेंसेस सामने आए हैं। तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा उनकी प्रतिष्ठा को सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि पूरा जनमानस, पूरा हमारा जो एक जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो लोग विश्वास करते हैं, उसको एक डेफिनेटली ठेस पहुंची। इस पर हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति का जो बयान आया है वो डेफिनेटली गौर करने लायक है। उसको समझना चाहिए कि आम आदमी की, पब्लिक की क्या आपके ऊपर निष्ठा है, क्या आपके ऊपर विश्वास है। तो आपको उस विश्वास को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारे जस्टिस सिस्टम की। दूसरा ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मामला अलगाववादी यासीन मलिक हो या अफजल, उनकी फांसी का मामला हो, उसे सुनवाई उस पर होनी हो, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जिन्होंने जेएनयू में उत्पात मचाया, ऐसे लोगों की सुनवाई हो, वो तुरंत सुनवाई वहां पर शुरू हो जाती है। वक्त बोर्ड के ऊपर करीब 120 पेटिशंस वो पूरे भारत के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में लगी हुई हैं हिंदुओं की तरफ से, लेकिन उनको क्यों एकत्रित करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया। जो सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया वक्फ बोर्ड में पीआईएल करने के लिए 2019 या 2021 में, उनको क्यों ये कहा गया कि आप जो है ना पहले हाई कोर्ट में जाइए। तो अब ऐसा क्या है कि जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट बिल जब लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको अनुमति दे दी है, साइन होके वो एक कानून बन गया है देश का, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कानून बना है, हमारी लेजिस्लेशन ने कानून बनाया है और उस लेजिस्लेशन ने, उस पार्लियामेंट ने उस कानून को बनाया है जिसको 140 करोड़ लोगों ने चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में इस जस्टिस के मंदिर में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए बनाया है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदुओं की याचिकाएं, जो 115 करोड़ हिंदू भारतवर्ष में हैं,
उनकी याचिकाओं पे तुरंत गौर क्यों नहीं की जा सकती? क्यों एक ऐसा लगता है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई विघटनकारी, कोई आतंकी, अलगाववादी, ऐसे लोगों की जब आती है कोई भी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एकदम सुनवाई हो जाती है, रातों रात सुनवाई चलती है। तो ऐसा क्यों है? डेफिनेटली ये एक विचार करने की बात है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। मैं शायद कानून को उतना नहीं जानता हूं जितने हमारे अभिवक्ता, जो हमारे वकील भाई हैं, वो जानते हैं, या जो फॉर्मर जज हैं जो इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, या जो हमारे ऐसे सांसद हैं जिनको बहुत बड़ा एक ये झटका लगा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया है। वो था कि 7 या 8 बिल पेंडिंग पड़े थे तमिलनाडु के गवर्नर के पास में, उनकी एक्सेंट, उनके सिग्नेचर करने के लिए, और वो उसमें काफ़ी टाइम लगा था और उन्होंने नहीं किया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक जो है ना डिसीजन उसके ऊपर दिया है, जहां पर उन्होंने गवर्नर को कहा है कि यदि कोई भी बिल गवर्नर के लिए आए, यदि वो 3 महीने में उस पर अपनी कोई भी राय नहीं देते, तो उसको ये मान लिया जाए कि वो अपने आप पास हो गया। तो इस तरीके से बगैर गवर्नर के सिग्नेचर के, बगैर गवर्नर की कोई भी उस पर निर्णय लेने के, ये सारे के सारे 8 के 8 बिल तमिलनाडु गवर्नमेंट में पास हो गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ये मुझे लगता है कि लेजिस्लेशन की बाउंड्री को क्रॉस करके जुडिशरी का फैसला है। और इसके साथ साथ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है इस अपने फैसले में कि यदि राष्ट्रपति के पास भी कोई बिल जाता है और यदि वो उस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं देते हैं, यदि उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। यदि 3 महीने तक वो अपने आप अपने पास में रखते हैं, तो उसको अपने आप उस बिल को पास मान लिया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पावर है? कोई भी कानून हमारा देश का जो पार्लियामेंट में पास होता है, उसमें 5 बेंच या उससे ज़्यादा जजों की बेंच एक कानून जो बनाए गए हैं उस पर समीक्षा हो सकती है, उसका रिव्यू हो सकता है। लेकिन इस तरह के निर्देश दिए जाएं जहां पर बाध्य किया जाए कि यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति, हमारे महामहिम, यदि वो 3 महीने के अंदर बिल के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो उनको अपने आप पास मान लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक ये निर्देश है। शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को जरूर रिव्यू करना चाहिए। और ये फैसला भी शायद 2 जजों की पीठ से ही आया है। तो मेरा मानना है, मेरा अनुरोध है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बिकॉज मैं एक आम आदमी हूँ, बाहर हूँ, शायद मैं कानून को उतना अच्छा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक धारणा है कि हमारे महामहिम, हमारे राष्ट्रपति, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकती है जिनको चुना गया है पार्लियामेंट द्वारा? उसमें चाहे इनडायरेक्ट वोट हो, लेकिन वो जनता से ही चुन के आए हैं राष्ट्रपति, क्योंकि उसके लिए हमारे एमपी और एमएलए उनकी वोट के परसेंटेज को काउंट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे उपराष्ट्रपति जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया, अपना वक्तव्य दिया है,
वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निशिकांत दुबे जी ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही क्लियर है। आर्टिकल 142 और 143 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है वो डेफिनेटली है, लेकिन हमें देखना होगा कि जुडिशरी लेजिस्लेशन के जो बाउंड्री हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनको क्रॉस ना करे। इसी तरीके से लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं को भंग ना करे। जैसे कांग्रेस के जमाने में हुआ था शाहबानो के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था शाहबानो के फेवर में, उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उस कानून को पलटा गया लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये एक गलत कार्य था, ये एक गलत डिसीजन था उस टाइम की गवर्नमेंट का और उस टाइम के प्रधानमंत्री का। तो हमें देखना होगा कि हमारे लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों स्तंभ बहुत ही मजबूत हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, इनका क्या कार्य क्षेत्र है, क्या इनकी सीमाएं हैं, क्या इनकी बाधाएं हैं, क्या ये कर सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। तो हमें देखना होगा कि हम एक दूसरे की मर्यादाओं की को, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उन्हें हम ना लांघे। इसी तरीके से मीडिया का भी एक रोल है और मीडिया भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और वो भी एक रोल है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको इस मामले में निभाना चाहिए। अब हमें यह भी देखना होगा कि हमारे सारे कोर्ट में करीब करीब 4.5 से 5 करोड़ केस लंबित हैं। यदि 5 करोड़ केस में लूं तो हर एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं और यदि 5 मेंबर हैं और 5 करोड़ केस हैं तो करीब 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं उससे प्रभावित हैं। हमारे आदरणीय जजेस को, हमारी कोर्ट्स को ये देखना होगा कि किस तरीके से गर्मियों की छुट्टी कम करके, किस तरीके से कार्य क्षेत्र और समय सीमा को बढ़ाकर, या किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना और जजेस की नियुक्ति करके, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की नियुक्ति करके हम इसको जल्दी से जल्दी, कितने निर्दोष लोग हमारी जेलों में, भारतवर्ष की जेलों में वो सजा पा रहे हैं, क्या हालत है उनके रहने की वहाँ पे, हमें ये देखना होगा। तो आज जरूरत है जुडिशियल रिफॉर्म्स की, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स, और वो शुरू होगा कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक उच्च लेवल की एक कमेटी होनी चाहिए और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज जल्दी से जल्दी शुरू होने चाहिए कि सारे जजेस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन हो आईएएस की तरीके से और जिसमें इंटरव्यू हो, उसके द्वारा ही जजेस में आ सकें। और जितने हमारे ऐसे वकील भाई हैं जो एडवोकेट्स हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए कि जो जजेस में इन परीक्षाओं को पास कर किसी भी आयु सीमा में वो इन एग्जाम को दे सके और वो जजेस डिफरेंट कोर्ट्स में बन सके। इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें देखना होगा कि जल्दी से जल्दी कितना हमारा एक्सपेंसेस हमारे लोगों का वो कोर्ट में खर्च हो रहा है, ये इसको हमें कम करना होगा। यदि हम एक विकसित भारत की तरफ 2047 में हम बढ़ रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही गहन मुद्दा है कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म जल्दी से जल्दी लाने होंगे। और दूसरा, पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कठोर से कठोर कानून बनाएं। आज हमें बीएनएस हम लाए, जो 3 कानून लाए, वो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा कदम
भारतवर्ष में, और ये एक बहुत ही, एक तरीके से ये बहुत ही इफेक्टिव होगा भारतवर्ष के जुडिशियल सिस्टम को कंट्रीब्यूट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और लेकिन हमें अभी और सख्त कानून बनाने हैं, पुराने कानूनों को फेंकना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट को से बाहर आना है, और जितने भी पुराने कानून हैं उनको सभी को बदलना है। कांग्रेस के जमाने में जितने भी गलत कानून बने हैं उसमें एक वक्फ बोर्ड एक्ट भी था, इस तरह के और भी उनके पूजा स्थल कानून और कितनी एजुकेशन के ऊपर, इन सभी के ऊपर, मदरसों के ऊपर ऑडिट हो, यूसीसी जल्दी से जल्दी आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो। ये ऐसी चीजें हैं कि भारतवर्ष को जल्दी से जल्दी करनी पड़ेंगी और होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। और जुडिशियल सिस्टम जब स्ट्रांग होगा जब उसमें पारदर्शिता हो। अभी के कुछ डिसीजन और जो एक भ्रष्टाचार का मामला, वो यशवंत वर्मा जो जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनको ट्रांसफर करा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इससे हमारी जुडिशियरी को काफ़ी बट्टा पहुंचा है। जो उनका परसेप्शन है पब्लिक में वो बहुत ही गलत इससे संकेत गया है। इनको जल्दी से जल्दी सुधारना होगा। तो मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट से कि इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लें और इनको डिले ना करते हुए इनको जल्दी से जल्दी उनको कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन जरूर निकालना पड़ेगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स आर मस्ट। हमें सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे। हमें सभी मुकदमों के लिए आईबीसी और सभी के लिए करना होगा द वर्डिक्ट ऑर्डर विद इन ए ईयर एट ईच कोर्ट, तभी हमारा सिस्टम इफेक्टिव होगा। कन्वर्जन के लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। जो कन्वर्जन की हेल्प करता है उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। झूठ बोलने के लिए सख्त कानून होना चाहिए। ब्रेन मैपिंग टेस्ट को निर्धारित करना चाहिए और वो कंपलसरी होना चाहिए झूठ के लिए और ऐसे मुकदमों के लिए जो लोग झूठ बोलते हैं, जो भारतवर्ष के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ भड़कालू बयान देते हैं या किसी भी रिलीजन के खिलाफ भड़कालू बयान देते हैं, उस पर हमें सख्त से सख्त कानून लाना होगा। ये आज की जरूरत है। और यदि सख्त कानून होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा देश विकसित भारत की तरफ और तेजी से बढ़ेगा। मेरा यही कहना इस वीडियो का मकसद था। दोस्तों, आपकी राय, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक करिए, और यदि आपको मेरे वीडियो के कंटेंट मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के ऊपर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे ना तो मैं किसी फ्रिल्स के यूज़ करता हूं और ना ही कोई इसके लिए कंट्रीब्यूशन आपसे लेता हूं। मैं कमिटेड इंडियन सिटीजन हूं, इंडियन नेवी का वेटरन हूं, और मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम। मैं उन सभी मुद्दों को आपके समक्ष लेके आता हूं जो मुद्दे हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि आपका योगदान आपके सुझाव के द्वारा मेरे लिए होना चाहिए। दोस्तों, फिर एक बार नए विषय को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।